Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this will be the last session of part 2 biology. इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं about fertilizers, about pesticides और health and disease. Details बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, the topic is about the pesticides and fertilizers. लेकिन मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा पार्ट 1 थोड़ा सा यहाँ पे. पार्ट 1 में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 में हमने ये बात पढ़ी हुई है कि आयरलैंड में 1845 के अंदर आलूओं की कहत साली हो गई और आलूओं के ऊपर चूंकि सारे का सारा दारोमदार था, उनकी स्टेपल क्रॉप थी, तो बुनियादी तौर पे जब ये फसल तबाह हुई उसकी वजह से लाखों अफराद की जानें ज़ाया हुई और साथ ही साथ लाखों की तादाद में लोगों को माइग्रेट करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह. तो बुनियादी वजह क्या थी? देयर वर द फंगस लाइक प्रोटेस्ट. तो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पैथोजन जो नुकसान पहुंचाए और उसकी वजह से हमारी अपनी फसलें खराब हो जाएं, दे आर नोन एज पेस्ट्स. और इन पेस्ट के इख्तिताम के लिए, उनके खात्मे के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, दे आर नोन एज पेस्टिसाइड्स. अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि बुनियादी तौर पे तो पेस्टिसाइड्स फायदे के लिए हैं, यानी एक तो ये हमारे जो फसलें हैं या खेत हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, महफूज कर रहे हैं फसलों को, और दूसरे नंबर पे ये कि जब पेस्ट वगैरह खत्म होंगे तो हमारी फसलों की पैदावार बेहतर होगी. तो इस लिहाज से जो सप्लाई वाला पार्ट है, यानी जो खुराक हमें चाहिए, जो मार्केट्स तक आनी चाहिए, उसके लिहाज से पेस्टिसाइड्स का बहुत ही अहम किरदार है. लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमें नजर आते हैं और उन साइड इफेक्ट्स पे मेन फोकस हमारा रहेगा आज के टॉपिक का. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब पहली बात तो ये समझ लें कि बुनियादी तौर पे पेस्टिसाइड्स आर बेनिफिशियल, अच्छी चीजें हैं, यानी इनको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि ह्यूमंस को फायदा पहुंचे. लेकिन उसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे मुज़र असरात भी बाद में नजर आना शुरू हो गए. So pesticides are good in killing pests and increased food supplies. लेकिन उसके साथ ही जब हमें यह पता चलता है कि हमने एग्रोकेमिकल्स की शक्ल में दो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स या डोमेन्स बना ली हुई हैं, एक तो वो फर्टिलाइजर जिन्हें हम सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं, जिसको हम जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे नंबर पे एक जनरलाइज्ड टर्म जो पेस्टिसाइड्स की हम यूज करते हैं, यानी वो केमिकल्स जो किसी भी नुकसान करने वाले जानदार या किसी भी पैथोजन का खात्मा करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स. फिर इसको फर्दर यहां पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है इनटू डिफरेंट टाइप्स. इंसेक्टिसाइड्स यानी वो पेस्टिसाइड जो हशरात के खात्मे के लिए इस्तेमाल हो. बुनियादी तौर पे डीडीटी बहुत ही ज्यादा मशहूर पेस्टिसाइड रह चुकी हुई है इंसेक्ट किलिंग के लिहाज से, और ये क्या करती है? हशरात के नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है. नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से उन हशरात को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाता है. देन आर द हर्बिसाइड्स, यानी वो वाली अद्वियात जो आपकी फसल वाले पौधों को तो नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन उसके साथ अगर छोटी मोटी खुद रो जड़ी बूटियां उगना शुरू हो जाएं, जो आपकी फसल, जो उगाई गई फसल है, उसके न्यूट्रिएंट्स को खा के आपकी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाएं, तो उसको खत्म करने के लिए जो केमिकल स्प्रे या स्प्रिंकल किए जाएंगे, दे आर नोन एज हर्बिसाइड्स. देन आर द फंजीसाइड्स और फंगिसाइड्स. ये वो केमिकल्स हैं जो फंजाई या फंगस लाइक प्रोटेस्ट के खात्मे के लिए इस्तेमाल होंगी. देन एक चीज ऐड यहां पे की गई है, देयर आर रोडेंटिसाइड्स. रोडेंटिसाइड से क्या मुराद है कि कुछ फसलें ऐसी भी हैं कि जिन्हें चूहे या इसकी तरह के मुशाबहत रखने वाले जानवरों से नुकसान हो सकता है. तो इस तरह के जानवरों को खत्म करने के लिए जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, दे आर नोन एज रोडेंटिसाइड्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक अहम चीज जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई हुई है, क्योंकि हम तो ज्यादा पैदावार ले रहे हैं, इंसानी आबादी अगर बढ़ रही है तो हमें फसलों से ज्यादा पैदावार लेनी है. उसके लिए हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, दैट इज नोन एज मोनोकल्चर. मोनोकल्चर क्या होता है? इस लफ्ज पे अगर गौर करें तो मोनो मीन्स वन, और कल्चर से यहां पे मुराद क्या है? ग्रो करवाना. तो ग्रोथ करवाने के दौरान हमें ये पता चलता है कि जब एक ही तरह के पौधे पूरे खेत में ग्रो कर दिए जाएंगे तो दैट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज नोन एज मोनोकल्चर. एक वक्त में एक जगह पे एक ही तरह के पौधों की एक बड़ी पॉपुलेशन बना ली जाए तो दैट इज नोन एज मोनोकल्चर टेक्निक. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब मोनोकल्चर से हम पैदावार तो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी हो सकता है, और वो नुकसान क्या है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक पैथोजन जो उस फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी वजह से सारी ही फसल जो है वो खतरे में आ जाएगी. जिसकी बेहतरीन मिसालें रस्ट और स्मट की फॉर्म में आपने पढ़ी हुई हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी 2-3 कर्नल्स पे अटैक हो जाए तो हमें पता चलता है कि 2-3 कर्नल्स खराब होने का मतलब यह है कि जैसे ही वो फंगस प्रोपेगेट करेगी, फैलेगी, तो पूरा जो खेत है वो भी खतरे में आ सकता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो हमारे लिए सोचने वाली बात है,
दैट इज द पेस्टिसाइड्स इन फूड। ये चीज खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए। किस तरह से खतरनाक है कि हमें पता चलता है कि हम बुनियादी तौर पे तो ये केमिकल्स अपने फायदे के लिए स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन इनके कुछ रेजिड्यूज, कुछ बाकियात इनके हमेशा फसलों के अंदर रह जाते हैं। फलों के छिलकों में रह सकते हैं, आपके चावल और गंदम वगैरह के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, और तो और बाज़ औक़ात फ्रूट्स के अंदर हिडन पार्ट्स में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी कोई भी सूरत नहीं निकलती कि हम उनको खाने से पहले सेपरेट कर सकें। तो इनको हम कहते हैं दीज आर द रेजिड्यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स। जी स्टूडेंट्स, अब पेस्टिसाइड्स की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप इस चीज को भी समझ लें कि फायदे वाली चीज, लेकिन इसका आगाज किस तरह से हुआ। तो उसके लिए जैसे ही इंसान को इस बात का पता चला कि हमारी फसलों को बहुत सारे दूसरे जानदार मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं, तो उस असर को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज बनाई गई। उन स्ट्रेटजीज में से जो सबसे पहली चीज थी, दैट वाज द यूज ऑफ लेड, आर्सेनिक एंड कॉपर, यानी ये मेटालिक आयंस इस्तेमाल करके और हशरात वगैरह से छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि इसकी वजह से तो इंसानी सेहत खराब हो सकती है, बहुत ही खतरनाक किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इस वजह से चेंज किया गया अप टू द केमिकल पेस्टिसाइड्स, और केमिकल पेस्टिसाइड्स में मशहूर जमाना है DDT, दिस इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ऑलराइट। और मुलर इन 1948 जिसने इसको बनाया है, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये एक बड़ी हैरत वाली बात है कि यहाँ पे जंगे अजीम दोम के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो साथ हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन का भी आगाज हुआ, और उस ग्रीन रेवोल्यूशन की मद में जब DDT को स्प्रे किया गया अपनी फसलों को बचाने के लिए या महफूज करने के लिए, तो शुरू में तो बहुत ज्यादा पैदावार आना शुरू हो गई, और उसकी वजह से फसलें मार्केट में सस्ती होना शुरू हो गई कि चूंकि हशरात इसको मुतासिर नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होना शुरू हो गया। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया तो पता चला कि DDT के बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं, और उन नुकसानात में से एक दो का अगर मैं जिक्र यहां पे करूं तो वो बर्ड्स जो उस फील्ड के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं से फूड इनटेक कर रहे थे, उनकी आबादी में कमी होना शुरू हो गई। फिर इसके साथ ही साथ परिंदे जो अंडे दे रहे थे, उनके शेल्स कमजोर होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ कम होना शुरू हो गई। और तो और जो फार्मर्स वगैरह वहां पे काम कर रहे थे या जो ह्यूमंस इसको इनटेक कर रहे थे, उसमें मुख्तलिफ बीमारियों के असरात नजर आना शुरू हो गए। तो इस वजह से DDT को अल्टीमेटली बैन कर दिया गया कि इसका इस्तेमाल रोक दिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फायदा इसका क्या था? इट किल इंसेक्ट्स बाय डैमेजिंग देयर CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करके और इसको खत्म कर रही थी। लेकिन नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, फूड चेन्स एंड बर्ड्स इकोसिस्टम्स में ओवरऑल डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई DDT की एप्लीकेशन की वजह से। ऑलराइट, फिर एक और यहां पे एग्जांपल ऐड की है स्टूडेंट्स मैंने, देयर इज अनदर पेस्टिसाइड जिसका नाम है रोटिनॉन। अब इसको कहा तो जाता है कि इट इज अ गुड पेस्टिसाइड, फायदे वाली चीज, लेकिन इंसेक्ट्स के खात्मे के लिहाज से तो ठीक है। लेकिन अगली चीज जरा अगर आप गौर करें तो पार्किंसंस डिजीज इन फार्म वर्कर्स, वो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं यानी फार्मर्स वगैरह, उन्हीं के अंदर पार्किंसन का मसला शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर और थोड़ी सी डेप्थ में हम देखें तो इसका मतलब यह है कि ये पेस्टिसाइड ह्यूमन नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इस चीज की रोकथाम के लिए हमारे पास एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मौजूद होती है, हर मुल्क की अपनी भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, पाकिस्तान में भी और बहुत सारे ममालिक की भी। इसके साथ ही साथ एक इंटरनेशनल इदारा बनाया गया है जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑलराइट, आप लोगों ने बाज़ औक़ात कुछ गाड़ियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं रोड के ऊपर, उसके ऊपर EPA लिखा होता है, एक मखसूस सा लोगो होता है। वो बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की गाड़ियां हैं जो लोगों को अवेयर कर रही होती हैं इस हवाले से, स्पेशली फार्मर्स को, कि कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं और उनकी मिकदार कितनी रखी जा सके, ताकि जब वो फसलों पे अप्लाई किए जाएं और बाद में हम उनको कंज्यूम करें तो हमें नुकसान ना हो। उस चीज के लिए टॉलरेंस लेवल्स सेट किए गए हैं कि जो ये इदारे इंसानों को बताते हैं कि अगर आप किसी एक पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कितने रकबे के लिए एक मखसूस अमाउंट या मिकदार काफी होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स, तो हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पे जो फर्टिलाइजर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, जिन्हें हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं, या तो ये किसी जगह से जमीन से ही निकाल के इनको फिर फर्दर प्रोसेस किया जाता है। अगर हम इसको मुकम्मल मसनूई तरीके से भी बना रहे हैं तो एक तो ये वाटर टेबल्स को पोल्यूट कर सकते हैं,
अगर लीच डाउन वगैरह हो रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो मेन खतरा इसका ये है कि कुछ इस तरह के सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जो क्रॉप की ग्रोथ के साथ ही साथ उसकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट होकर रह जाते हैं। जब हम इसको कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से हमारे लिवर के ऊपर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारी कार्सिनोजेनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी इस तरह के सेल्स इनके अंदर इन केमिकल्स की वजह से म्यूटेशंस हो एंड दैट मे लीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो मेन सोर्सेज हैं वो आपने याद रखने हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल डिपॉजिट्स और मिनरल ओर्स जहां से इसको हासिल किया जा रहा है, और बाद में पौधे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो खुद फैक्ट्रीज में इंसानों ने बनाने शुरू किए हुए हैं। एक चीज यहां पे ऐड की जा रही है, देयर आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर से क्या मुराद है कि एनिमल्स का एक्सक्रीटा, इवन के ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड यूरिन, ये वाली सब चीजें, और फिर जो कूड़ा करकट जो डिकम्पोज या डिके हो सकता है जल्दी, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें, एक चीज यहां पे लिखी गई है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आमतौर पे ये समझा जा रहा है इंटरनेशनली कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी पेस्टिसाइड या कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे गलत फहमी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन फसलों को केमिकल्स के मुज़िर असरात से पाक किया जा सके। हम तो यही समझ रहे हैं, लेकिन असल में इनके अंदर फिर भी केमिकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो इस वजह से मिकदार उनकी इतनी रिड्यूस्ड होती है कि वो हमारी सेहत को इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और फिर उसके बाद डिजीजेस वाला टेबल एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हेल्थ क्या चीज है? सबसे पहले तो ये चीज कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यानी अगर आपकी बॉडी जो है वो परफेक्ट होम्योस्टैटिक स्टेट में जा रही है तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, आमतौर पे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, तो उस बीमारी को हम जनरली बोलते हैं डिजीज। अगर हम थोड़ी सी इसकी डेप्थ को समझना चाहें तो इसी लफ्ज को आप डिस ईज के मानों में समझेंगे तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी कि बुनियादी तौर पे क्या है कि आप अपनी होम्योस्टैटिक आरामदेह स्टेट से डेविएट हो चुके हुए हैं, मूव कर चुके हुए हैं, हट चुके हुए हैं, तो उस कंडीशन को हम कह रहे हैं नाउ वी आर डिसईज्ड, यानी कि कोई ना कोई बीमारी की सी सूरत हाल है। ऑलराइट, तो हेल्थ क्या है? स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, और डिजीज क्या है? डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बीमारियों का जिक्र किया गया है, जो वजूहात हैं इनकी वो क्या क्या हैं, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ये भी आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। जेनेटिक या कंजेनिटल डिजीजेस क्या हो सकती हैं, यानी मौरूसी बीमारियां या पैदाइशी तौर पे जो बीमारियां नजर आती हैं, उनकी कुछ मिसालें, हीमोफीलिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता चूंकि जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो चुकी हुई है, और ये वाली बुनियादी तौर पे क्या है? इनहेरिट होने वाली बीमारी है। देन डाउन और टर्नर सिंड्रोम, ये वाली चीज स्टूडेंट्स आपको समझनी चाहिए कि क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये बीमारियां नमूदार होती हैं, यानी क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के वक्त अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम पेयर जो है वो सेपरेट नहीं हो पा रहा, और टर्नर सिंड्रोम में हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स एक्स नॉट वाली कंडीशन में होते हैं, 45 क्रोमोसोम्स हैं और 46th ना हो जाने की वजह से ये प्रीमेच्योर बर्थ्स या मिसकैरेजेस या इवन के प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन पहले पूरा होने से पहले ही इनकी डेथ भी हो जाती है। फिर इन्फेक्शन या पैथोजेनिक, यानी वो बीमारियां जो जरासीम की वजह से हो रही हैं, डिप्थीरिया थ्रोट इन्फेक्शन है, मलेरिया आप सब जानते हैं इसको कि बुनियादी तौर पे ये प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, मच्छर इसका वेक्टर है। स्मॉल पॉक्स, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे काफी अरसे तक अनट्रीटेबल या ला इलाज मर्ज समझा जाता रहा, पता चला कि ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस पे मुकम्मल तौर पे अब इसका इलाज पॉसिबल है। ऑलराइट, देन एड्स और गोनोरिया, दीज आर द एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल डिजीजेस। फिर न्यूट्रिशनल डिजीजेस क्या हो सकती हैं, यानी वो बीमारियां जो खुराक की जरूरियात पूरी ना होने की वजह से होती हैं, उन्हें हम कहेंगे दीज आर द न्यूट्रिशनल डिजीजेस। स्कर्वी विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से है, बेरीबेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से है, एनीमिया ब्लड आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है। गॉइटर, आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू
द थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे हम आयोडीन डेफिशिएंसी को ऐड कर सकते हैं। वॉशियरकोर, इसको हम कहते हैं आमतौर पे फ्लूइड रिटेंशन डिजीज, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ज्यादातर उन जगहों पे जहां पे कहत साली का सामना करना पड़े इंसानों को। मेटाबॉलिक और हार्मोनल इन्फेक्शंस क्या है? डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन खत्म, या अगर इंसुलिन है भी तो सेल्स के अंदर सेल्स रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हुए हैं। क्रेटिनिज्म एंड गॉइटर, दीज डिजीजेस आर अगेन रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। फिर फिजिकल डिजीजेस क्या हो सकती हैं? इंजरी, एक्सीडेंट और हीट, कोल्ड या रेडिएशन, इस तरह का कोई भी एक्सपोजर जिसकी वजह भी फिजिकल हो और जिसके नुकसानात भी फिजिकल हो सकें, दीज आर नोन एज फिजिकल डिजीजेस। केमिकल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? यूज ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग एंड पॉइजनिंग, ये बहुत ही ज्यादा सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए भी खतरनाक चीजें हैं। एजिंग और डीजेनरेटिव कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? बुढ़ापे के साथ साथ जो मसाइल देखने में आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, जॉइंट्स वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाना। देन अबाउट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, के ब्लड वेसल्स का रिजिड हो जाना, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए और उनके अंदर कहीं फैट डेपोजिशन का मसला भी हो सकता है। मेंटल इलनेस में अल्जाइमर डिजीज का जिक्र किया गया है आपकी किताब में, भुलक्कड़पन या भूल जाने वाली बीमारी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2 बायोलॉजी। फिर इंशाल्लाह ताला किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।